नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम उपन्यास के प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ये जो अभी जो सीरीज चल रही है समाधान सीरीज, इसमें हम लगभग 7000 प्रश्नों को लेकर के आप तक पहुंचाने वाले हैं। और उपन्यास के हम 230 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक के, और अभी हमारे पास 231 से 60 यानी टोटल 260 प्रश्न आपको करवाने हैं। तो आज की इस वीडियो का लास्ट सेशन है यानी उपन्यास का। और आप लोग जानते हैं मैं इसको 3 दिन से लाइव करवा रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, तो लाइव करवाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके ही आप तक पहुँचा रही हूँ। कल क्लास नहीं हो पाई थी और आज ये मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ये जो क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उचित क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनके कूट भी दिए गए हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद इनके कूट देखिएगा। और लाइव सेशन में जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आएगा आपको, उसमें आप अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक करके यहाँ पर बता सकते हैं कितना हुआ। तो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास इनमें से कौन सा है? इनके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको देखना है। और थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ जिससे आप देख सकें और आपको कूट सारे दिखाई पड़े कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ABCD करके ये कोड दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहले वाले से हम शुरू करते हैं। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता और लज्जाराम मेहता का उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। तो A में 2 और B में 3 किस में है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, B वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो गोपाल राम गहमरी का उपन्यास जो इसमें है वो है सरकटीलास। किशोरी लाल गोस्वामी का इसमें क्या होगा? नहीं, 2, 4, 1, 3 वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला पहला। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है सरकटीलास और किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है सौभाग्य श्राड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, सौभाग्य श्रेयी होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला कूट यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी कूट के हिसाब से ही देना है आपको। उचित क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन सौंदर्य उपासक, अधखिला फूल, निस्सहाय हिंदू, आदर्श हिंदू, इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आप अपने आंसर को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और या पेन पेपर लेकर के बैठ करके उस पर भी आप इनको चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो सौंदर्य उपासक के लेखक कौन हैं? A में B, यहाँ पर देखिए ये नंबर नहीं पड़े हुए हैं, 1, 2, 3 और 4 ये नंबर होने चाहिए थे। तो A में 2 अधखिला फूल जो है वो किसका, मतलब A में 2 जिस वाले में आएगा उसे, उस ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं पहले। इसमें B ऑप्शन में आ रहा है, तो A में 2 यानी कि सौंदर्योपासक जो है ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। अधखिला फूल हरिऔध का है, सही है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है और आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। तो इस प्रकार से ये उपन्यास जो मिलान करने का, इसमें चयन करने का था उचित क्रम, वो इस प्रकार से दिया गया। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, जिनमें कि कोड के हिसाब से ही आपको आंसर करना है। निम्न उपन्यासकारों को उपन्यास के क्रम से लगाइए। ऑप्शन दिल्ली का व्यभिचार, इरावती, अंगूठी का नगीना, धूर्त रसिक लाल, ये सब हैं। तो इनमें से क्या सही होगा? तो दिल्ली का व्यभिचार जो है वो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, तो 1 में 3 होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, तो C वाले में हमें दिख रहा है 1 में 3। ठीक है, तो दिल्ली का व्यभिचार जो है वो ऋषभ चरण जैन का है। इरावती जयशंकर प्रसाद का है। अंगूठी का नगीना किशोरी लाल गोस्वामी का है। धूर्त रसिक लाल लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, ब्रजनंदन सहाय।
तो इसमें से कानन डायल हिंदी का किसे कहा जाता है, ये इस प्रकार से पूरा होगा। तो सही ऑप्शन इसमें है गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं गोपाल राम गहमरी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो सभी हैं, जैसे एक कैटेगरी इनके लिए जो निर्धारित की गई, जैसे इन्होंने लिखा सरकटी लास, यानी कि इनके उपन्यासों की जो श्रेणी है वो आती है, मेरे पास अभी शब्द नहीं आ रहा है, आप लोग को आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, बताएं। एक उपन्यासों में था तिलिस्मी और अय्यारी, जासूसी। हाँ, गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यासकारों में आते हैं, तो इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। यानी कानन डायल के जो उपन्यास हैं वो सब जासूसी उपन्यास हैं, तो इसीलिए हिंदी का कानन डायल इनको कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुआ बताने में, लेकिन हो सकता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है क्रम से लगाइए। इनको क्रम से कैसे लगाना है, यानी वीरांगना किसका उपन्यास है, पहले तो ये देखें। तो वीरांगना जो है वो नीचे जो कूट दिए गए हैं इनके आधार पर आप चेक करें। वीरांगना, वीरमणि, वीरेंद्र वीर, बेकसूर की फांसी, ये सभी उपन्यास हैं। इनके सामने इनके लेखक दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो अगर एक भी आपका मिल जाता है तो उसी हिसाब से आपके सारे ऑप्शन लगभग सही हो जाते हैं। तो देखिए और अपना आंसर टाइप करें। लास्ट में स्कोर लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो ए में वीरांगना जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास। 3 नंबर इसमें सही होगा, वीरांगना राम नरेश त्रिपाठी। वीरमणि मिश्र बंधु, वीरेंद्र वीर देवकी नंदन खत्री, बेकसूर की फांसी गोपाल राय गहमरी। तो इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नेट का 2006 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेट जून का कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जैसे कि तैसे ही, यानी कि जिस प्रकार से पूछे गए वही लिए गए हैं, जैसे ये वाला प्रश्न आप देख रहे हैं। तो इसमें दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र, बहुत ही फेमस सारे उपन्यास दिए गए हैं और इनके सामने इनके लेखक दिए गए हैं। आप जानते हैं नेट के उसमें जो अनुक्रम वाले इस तरह से आते थे मिलान वाले, उनमें 4 ऑप्शन के बजाय 5 ऑप्शन आते थे, तो वही यहाँ पर पूरा प्रश्न वहीं से लिया गया है जून 2006 वाले प्रश्न पेपर का। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर हैं, इनके आधार पर आपको लगाना है। तो देखते हैं दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है। दिल्ली का दलाल जो है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। एक में ए में 4 और गुनाहों का देवता ये है धर्मवीर भारती का। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए में 4 और बी में 5 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन में आ रहा है। ए बी दोनों ऑप्शन में इस तरह का कूट यहाँ पर आ रहा है, यानी 2 जो अगले हैं, अगले 2 नहीं बल्कि अगले जो है एक मात्र 3 ऑप्शन जो है वो एक साथ मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 5 1 यहाँ पर भी है, 4 5 1 यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें जो निर्णायक होगा वो भूले बिसरे चित्र वाला ही होगा। तो सबसे पहले हम भूले बिसरे चित्र को ही ले लेते हैं। भूले बिसरे चित्र जो है वो भगवती चरण वर्मा का है, ये ए में 3। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया हमको तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 वाला ये विकल्प है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सी में 1 अंतराल जो है वो मोहन राकेश का है। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। इस प्रकार से कभी कभी होता है कि हम सिर्फ एक विकल्प को पहचान पाते हैं और बस हमें कूट में उसके आंसर मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन नेट का एग्ज़ाम में भाई वो तो मतलब अपने आप में एक बहुत कठिन परीक्षा है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से भी ऑप्शन आपको दिए गए थे जैसे आप देख रहे हैं। 3 प्रश्न जो है वो इसमें भी सुमेलित करना। नेट जून 2008 का ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखिए उपन्यास है तमस, पीली आंधी, अंधेरे बंद कमरे, नीला चांद। इनमें से बताना है कि इसके जो उपन्यासकार इनके सामने दिए गए हैं कौन कौन है। तो तमस जो है वो किसका है, भीष्म साहनी का। ए में 4 यहाँ पर सही होना चाहिए। देखिए इस वाले ऑप्शन में आपको एक ही आंसर पहचानने पे आंसर पता चल जा रहा है। तमस भीष्म साहनी का है और ये ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो तमस भीष्म साहनी और पीली आंधी प्रभा खेतान, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। इस प्रकार से इसमें ए वाला ऑप्शन ही सही हो रहा है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित। देखिए इसका जो ये पेज है, इसमें पेज जब चेंज होता है और क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसमें दिक्कत होती है थोड़ा सा दिखाने में। तो चलिए फिलहाल आप इन्हें देख लीजिए अच्छे से। जालपा, शशि, कट्टो, मृणाल, धनिया और इनके सामने इनके उपन्यास लिखे हुए हैं। इनके आधार पर आप देख लें तो आपको हम कोशिश करेंगे दिखाने की, यानी कि जो अगले पेज पर आपको इसका कूट दिया गया है वो इस प्रकार से है। तो अब क्योंकि याद नहीं रहेगा तो चलिए इस क्वेश्चन को हम खुद ही सॉल्व कर देते हैं। आप उनके पात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं 238 वाले क्वेश्चन में। जैसे परख की पात्र जो है वो है कट्टो। कट्टो परख की पात्र है। गबन में जालपा है। जालपा जो आभूषण की बड़ी प्रेमी होती हैं वो गबन की पात्र हैं। और मृणाल ये त्यागपत्र की पात्र हैं। शेखर एक जीवनी की हैं शशि। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कूट यहाँ पर सही होना चाहिए वो ए में 3, बी में 1, यानी कि 3-1 वाला कूट यहाँ पर सही होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। फिलहाल इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन वाले आंसर दे रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। 3, 1, 4, 2 ये सही होगा। अगला है सुमेलित कीजिए। नेट जून 2014 का क्वेश्चन है ये सारे जो उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए उनके सन के साथ आपको दिया गया है। तो नेट के क्वेश्चन हैं ये जो कुछ लिए गए हैं, जिसमें देखिए इसमें भी पात्र पूछा गया है। पात्र दिए हैं, उनके सामने उनके उपन्यास दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। रेखा ये किस उपन्यास की पात्रा है। नीलिमा, कमला, रायना ये सभी। तो इसके ऑप्शन के आधार पर इसमें हम सही उत्तर को चुनते हैं। जैसे रेखा ये नदी के द्वीप की पात्रा है। ए में 4 नदी के द्वीप की पात्रा, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा 4 के हिसाब से। तो सी विकल्प के सभी वाले ऑप्शन सभी नंबर्स को मिला लेते हैं। नीलिमा ये अंधेरे बंद कमरे की पात्र हैं। कमला ये मैलांचल की पात्र हैं। रायना ये वह दिन की पात्र हैं। तो इस प्रकार से रेखा और नीलिमा, कमला ये सब ज़्यादा पूछे जाने वाले पात्र हैं इसमें। तो इन्हें आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके पात्रों को अपने पास नोट करें और उन्हें याद करने की कोशिश करें कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। अगला प्रश्न है इसमें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऑप्शन है कठगुलाब, सालमली, आपका बंटी, चितकोबरा ये उपन्यास हैं और इन्हें बदल बदल कर सारे अलग अलग उसमें रखा गया है। तो आपको बताना है इसमें पहले कौन और उसके बाद कौन, यानी कि अनुक्रम जब पूछा आता है तो सन के हिसाब से पूछा जाता है कि पहले कौन प्रकाशित हुआ उसके बाद कौन प्रकाशित हुआ। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, टाइप करें इसे। चलिए इसका सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर इसका है बी ऑप्शन, आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली और कठगुलाब। आपका बंटी जो है ये प्रकाशित हुआ था 71 में, यानी कि 1971 में। चितकोबरा इसके बाद प्रकाशित हुआ 79 में। और शालमली इसके बाद प्रकाशित हुआ है, ये हुआ 87 में, 87 में। और कठगुलाब 1966 में, 96 में, 1996 में। तो आपका बंटी 71 में, यानी सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद चितकोबरा है 79 में, फिर शालमली 87 में, कठगुलाब 96 में। इस प्रकार से इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब भी आप इस तरह के प्रश्न करें यानी कि सॉल्व करें तो उसमें उनके सन को उस समय ही कंठस्थ करने की कोशिश करें। और जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो सन अपने आप ही दिमाग में बैठने लग जाते हैं। यानी कि ये नहीं कि आपको बैठ के इनके सन को रटना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के प्रश्नों की तो उसमें आपका दिमाग उस समय तेज़ काम करता है कि हमने ये पढ़ा था, और वो वहीं से कैच कर लेता है। बाकी सबके पढ़ने की और सबके समझने की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। आपके ऊपर क्या लागू होती है आप जान सकते हैं बेहतर। चलिए इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। इसमें भी कूट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए छोटा करना पड़ेगा मुझे, तभी दिखेगा। सारे ऑप्शन तभी नहीं दिख रहे। फिलहाल चल देखते हैं। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज
इनके वर्ड विषय इनके सामने दिए गए हैं और इनकी वर्ड विषय के आधार पर आपको इनका मिलान करना है। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज। समकालीन राजनीतिक परिवेश किस उपन्यास का वर्ड विषय है? विदेशों में शोषित नारी, स्त्री पुरुष में संबंधों में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्र। ये सारे उपन्यास सामने दिए गए हैं। इनके आधार पर आपका उत्तर क्या सही होगा इसमें, तो देखते हैं। विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, ये जो अजय की डायरी है इसमें विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि दी गई है। अंतराल में स्त्री पुरुष के संबंधों में जटिलता दी गई है अंतराल में, और बसंती में महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्र दिया गया है, और महाभोज में समकालीन राजनीतिक परिवेश को दिखाया गया है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए में 4 वाला, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। ए में 4, बी में 3, सी में 5, डी में 1। इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सभी उपन्यास से संबंधित प्रश्न हैं, और चलिए जूम नहीं हो रहा, जैसे भी है आप ऐसे ही देखें, थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है। तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं यानी कि कई हैं, ठीक है। तो झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध नीचे कूट दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से उपन्यास इसमें से हैं जो कि देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 2 और 3, तमस और कितने पाकिस्तान, 3 और 4, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध, 1 और 3, झूठा सच, कितने पाकिस्तान, और डी 1, 2 और 3 यानी कि झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। सही ऑप्शन इसमें है डी, ऑप्शन डी, झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान। इन उपन्यासों में देश विभाजन के प्रसंग की घटना को आधार बनाया गया है, इसलिए ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मुरारी और नरगिस के प्रेम पर। पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह, आदर्श दंपति। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई आंसर हो सकता है गलत भी हो गया हो, आपकी जानकारी में अगर है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कृपया हमारा भी मार्गदर्शन आप लोग करें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है चंद हसीनों के खतूत, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उपन्यास दिए गए हैं और समय दिया गया उसके साथ। तो अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ये सभी इसमें उपन्यास हैं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। इसके सामने इनके वर्ड विषय लिखे हुए हैं और उनके आधार पर आपको इसका सही उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो ये वाला कूट है हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या है इसमें? तो अनाम दास का पोथा जो है इसमें जो दिया गया है वर्ड विषय वो है औपनिषदिक काल, यानी कि 1 में 2 होना चाहिए ऑप्शन। तो मुझे लगता है नीचे वाले ऑप्शन में है। फिलहाल हम इसे यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे का ऑप्शन देखेंगे क्योंकि स्क्रीन पर सारा कुछ नहीं आ पा रहा है। तो अनाम दास का पोथा औपनिषदिक काल, पुनर्नवा में 4वीं शताब्दी का वर्णन है। बाणभट्ट की आत्मकथा में 6वीं 7वीं शताब्दी है इसमें दिया गया है, और चारुचंद्र लेख में 12वीं 13वीं शताब्दी का उल्लेख है। तो इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी है, 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वैध है, स्त्री छंदोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध।
पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। उपयुक्त कथन किस उपन्यास से? यहाँ पर पंक्तियाँ छप गया, ये कथन होना चाहिए था। उपयुक्त कथन किस उपन्यास से है तो ये बताना है। तो ऑप्शन है गोदान, अनामदास का पोथा, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, बाणभट्ट की आत्मकथा से ये कथन लिया गया है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री छंदोन्मुखी है, पुरुष मुक्त है और स्त्री बद्ध है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। ये किसका कथन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप सभी को ज्ञात होगा, अगर आपने इन्हें देवकी नंदन खत्री के विषय में पढ़ा है तो ज्ञात होगा कि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा कि इनके उपन्यासों को पढ़ना है। उसका जो है अनुवाद नहीं हुआ, किसी अन्य भाषा में नहीं हो पाया और लोगों को उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला, काफ़ी जो सराहना हुई। आपको याद होगा शायद टीवी पर एक धारावाहिक आता था चंद्रकांता के नाम से, वो भी देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित था और उस उपन्यास की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी कि लोगों की भीड़ लगती थी जिनके घरों में टेलीविज़न हुआ करते थे। पहले सबके घरों में टेलीविज़न नहीं होते थे, तो जिसके यहाँ भी होते थे उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगती थी इसे देखने के लिए। और उसको देखने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, हमें इसे पूरा पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने की हिंदी नहीं आती थी बोलनी, उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा था। तो उसी पर ये कथन आधारित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन इसमें हमने बोल दिए हैं, आपको बताना है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो सही है ए ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, जब दूसरों के पाँवों के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। कथन गोदान के किस पात्र का है? ऑप्शन है होरी, धनिया, गोबर, मेहता। इसमें ऑप्शन ए सही है, होरी। होरी ने कहा, ये कथन उसका है कि जब दूसरे के पाँवों के तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसके पाँवों को सहलाने में ही अपनी कुशल है। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास है जिसका ये कथन है। अगला प्रश्न है, इसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। कायाकल्प, गबन, गोदान और प्रेमाश्रम। आप जानते हैं अनुक्रम का क्वेश्चन हो और उसमें प्रेमचंद छूट जाए ये बहुत मुश्किल है। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, इन सब के उपन्यासों को ही तो लिया जाता है इनके अनुक्रम के लिए। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम और उनके जो विशेष बिंदु हैं वो सभी आप लोगों को तैयार करने ही होंगे, चाहे वो कहानियों के क्षेत्र में हो, चाहे उपन्यासों के क्षेत्र में हो या जो है रूपांतरण के क्षेत्र में हो, तो ये सभी आपको तैयार करने ही होंगे। तो अभी इसमें देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। आपके अनुसार क्या सही है? हम लेते हैं इसमें सही वाला ऑप्शन बी सही है, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गबन और गोदान। प्रेमाश्रम जो है 1922 में प्रकाशित हुआ था, ये 1922 में प्रकाशित हुआ था। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ था और गबन 1931 में प्रकाशित हुआ था और गोदान का तो बहुत ज़्यादा फेमस है, 36 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से जब भी आपको सन न याद हो, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें, जो भी महत्वपूर्ण लेखक हैं चाहे वो कवि हैं, उनकी जो प्रथम रचना है और उनकी जो अंतिम रचना है उसका सन आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अगर सन नहीं याद है तो ये तो ज़रूर ही याद होना चाहिए कि इनकी ये पहली रचना है और ये इनकी आखिरी रचना है। उसके आधार पर अगर अनुक्रम वाले प्रश्न हैं उस रचना के हिसाब से आप अपना सही उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से अवतरित है? ऑप्शन है त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान। इतिहास इस बात का गवाह है, ये वाला जो कथन है ये किस वाले उपन्यास से है तो ये बताना है आपको। ऑप्शन सही है इसमें सी, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, गांव क्या था पुरवा या 10-12 घरों का जिसमें आधे खपरेल के थे,
आधे घर खपरेल के थे, आधे फूस के थे। प्रस्तुत पंक्ति नहीं, यहाँ पर कथन होना चाहिए। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास से लिया गया है, ये होना चाहिए। मैला आंचल, गोदान, परती परिकथा, चंद्रगुप्त, इनमें से सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है इसमें गोदान। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गोदान। अगला है, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। ये कथन किस उपन्यास से अवतरित है? ऑप्शन है दिव्या, बलचनमा, झूठा सच, गोदान। तो ये बहुत फेमस कथन है इस उपन्यास का। उपन्यास है डी, गोदान। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में ये कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान। सही ऑप्शन है इसमें सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन देखना है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारुचंद्र लेख जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसमें से सत्य कथन आपको बताने हैं, नीचे कूट दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको बताने हैं। तो सही वाला कूट हम इसमें सीधे लेंगे। विकल्प इसमें जो सही है वो है 1, 3 और 4, यानी कि ए वाला विकल्प इसमें सही है। चारुचंद्र लेख जो है ये वाला विकल्प गलत है और ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसलिए इसमें जो कूट सही है वो 1, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, आज के इस वीडियो में हम उपन्यास के टॉपिक को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। 260 प्रश्न टोटल उपन्यास के करवाए गए हैं, मतलब करवाए जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ अभी, इसलिए बोल नहीं सकते कि करवाए गए हैं, लेकिन 260 प्रश्न जो है उपन्यास के अलग अलग वीडियोज़ में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मेहता जी गोदान में प्रेमचंद जी के प्रवक्ता हैं। मेहता जी की कथनी और करनी में एक रूपता है। गोदान कृषक जीवन की महागाथा है। प्रेमचंद ने अपने विचार मेहता जी के माध्यम से व्यक्त किए हैं। ये बताना है इनमें से कौन सा कूट सही होगा। कूट के आधार पर आपको आंसर करने हैं। तो इसका जो सही कूट होगा वो कौन सा होगा? ये सारे कथन क्या आप देख सकते हैं कि सारे कथन क्या गोदान से संबंधित हैं? अगर हैं तो ये सभी वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। हाँ, तो यही ऑप्शन इसमें सही है, डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करना है। 55 खंबे लाल दीवारें, 14 फेरे, मैं बोरिशा इल्ला, जिंदगी नामा। इनमें से इन उपन्यासों को इनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? नीचे कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से आपको अपना आंसर करना है। 55 खंबे लाल दीवारें, ये उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। 14 फेरे शिवानी का है। मैं बोरिशा इल्ला महुआ माझी का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। तो इस तरह से इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो 1, 4, 2, 3 वाला सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म छांटना है। आलोक भारती पतझड़ के बाद, भटको नहीं धनंजय, पद्मा सचदेव, संतोष परिहार, दूसरा किनारा, डार से बिछुड़ी, मृदुला गर्ग। मैं जानती हूँ ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बोरिंग लगते हैं आपको, लेकिन आप यकीन मानिए जो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होते हैं वही पूरी वीडियोस देखते हैं और वही लोग वीडियो को सराहते हैं। उनको अपने मतलब के काम के क्वेश्चंस यहाँ पे लगते हैं, इसीलिए वो चैनल पे आते हैं। और जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये गुमान होता है, अहंकार होता है और या टाइम की कमी होती है कि भाई हमें सब कुछ आता है, इतने कठिन क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को स्किप भी कर देते हैं और या नहीं देखना चाहते या अगली वीडियो भी नहीं देखना चाहते, ऐसा करते हैं। लेकिन जितने भी लोग जो भी जैसी भी जिसकी मनस्थिति होती है उस आधार पे करता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरी वीडियो कोई एक लोग भी देख रहे हैं और पूरी गंभीरता के साथ देख रहे हैं तो मेरा काम है अपने काम को करना, यानी कि आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाना और बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ मैं इनका वाचन करती हूँ, आप तक सही आंसर पहुंचाती हूँ। जबकि मुझे पता है ऐसा नहीं है कि आप बुक से नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आपके पास बुक्स हैं, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप टिक
करके उसमें अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरी बुक ख़त्म कर पाएँ, तो मेरी कोशिश ये है कि ये जो हिंदी सम्यक समाधान की नाम की बुक है, इसके सारे क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाऊँ और पूरी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ और आप सभी लोग उसको सुन करके ही याद कर लें, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। चलिए, इसका जो असंगत युग्म है उसे हम लेते हैं। डार से बिछुड़ी, डी वाला ऑप्शन जो है इसमें असंगत है। डार से बिछुड़ी। मृदुला गर्ग इसमें दिया गया है, मृदुला गर्ग का नहीं है, बल्कि ये उपन्यास कृष्णा सोबती का है। डार से बिछुड़ी, बाकी सभी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी असंगत युग्म का चयन करना है। सीमाएं टूटती हैं, दीक्षा, वह और आप, सांप और सीढ़ी, इसमें से असंगत युग्म का चयन करना है। सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल, दीक्षा श्रीकांत वर्मा, वह और आप देवराज, सांप और सीढ़ी सानी, इनमें से कौन ऑप्शन गलत है? तो इसमें गलत वाला ऑप्शन है बी, दीक्षा श्रीकांत वर्मा। ये श्रीकांत वर्मा का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये उपन्यास किसका है आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें दीक्षा उपन्यास किसका है। और बाकी सभी इसमें असंगत बाकी सारे युग्म इसमें संगत हैं। अगला प्रश्न है, रीता शुक्ला का उपन्यास कौन सा है? प्रेम अपवित्र नदी, स्वप्न ही सस्ता, अग्निपर्व, उत्तर मार्ग। रीता शुक्ला, इनका जो ऑप्शन है इसमें सही है वो है अग्निपर्व, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा उपन्यास है इनमें से? आधा गांव, तट की खोज, मुजरिम हाजिर है, प्रेम अपवित्र नदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, प्रेम अपवित्र नदी। ये लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। इनकी अन्य उपन्यास हैं रूपा जीवा, धरती की आंखें, पुरुषोत्तम आदि आदि। अगला प्रश्न है, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, लौटे हुए मुसाफिर, एक सड़क 57 गलियाँ, काली आंधी, किसके उपन्यास है? लौटे हुए मुसाफिर, एक सड़क 57 गलियाँ, काली आंधी, ये किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन है मनु शर्मा, गिरिराज किशोर, कमलेश्वर, रामदरस मिश्र, इनमें से ये उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास ऑप्शन सी इसमें सही है, कमलेश्वर के हैं। आप जानते हैं काली आंधी और पीली आंधी के नाम से दो उपन्यास हैं, तो पीली आंधी वाला भी इसी वीडियो में लिया गया है और अगर आपने उसको सीरियस होकर के किया है तो उसका भी आपको यहाँ पर पीली आंधी का भी लेखक आपको टाइप करना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि पीली आंधी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो आज के इस वीडियो में हमने 260 प्रश्न जो है उपन्यास के कंप्लीट कराए हैं और आगे के वीडियो में, यानी कि आगे की क्लास में आपको सोमवार से हिंदी कहानी साहित्य मिलेगा, यानी कहानी पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिश रहेगी कि हम लाइव करें, यानी कि कहानी की जो क्लास है वो उसको कोशिश ये रहेगी कि लाइव करें, लेकिन संसाधन की कमी या अस्वस्थता होने के कारण अगर नहीं हो पाती फिर भी आपको वीडियो जो है वो सोमवार से शनिवार डेली मिलेगी। और मैं इस वीडियो का थोड़ा सा टाइम जो है चेंज करने वाली हूँ, यानी कि टाइम थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लग रहा है और उसे थोड़ा सा करने में दिक्कत हो रही है। कभी हम 7 बजे कर पाएंगे लाइव, कभी 8 बजे कर पाएंगे, कभी 9 बजे। एक फ़िक्स टाइम पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलें कि कहानी वाले टॉपिक को हम रात में 8 बजे आपको लाइव देने की कोशिश करेंगे, 8 बजे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सोमवार से 8 बजे लाइव में कहानी वाले टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके आज के वीडियो में, इस आज के प्रश्नोत्तरी में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका स्कोर कितना है, उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके सुझाव हमारे तक ज़रूर आने चाहिए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अगली वीडियो के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि संडे स्पेशल होता है। संडे में कोई ना कोई मोटिवेशन की वीडियो मैं देती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है कल कोई बेहतर टॉपिक पर आपको कोई बेहतर सुझाव के लिए मैं वीडियो दे पाऊँ। और जो भी लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं उन सभी का दिल से आभार कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आगे भी करते रहेंगे और लोगों को भी वीडियो शेयर करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ, मेरी मतलब एक दिली इच्छा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, यानी कि कम से कम इतना तो हो जाए कि इतने दिन से, इतने सालों से मैं लगातार अथक परिश्रम इस चैनल पे कर रही हूँ। 500 प्लस वीडियो मैंने इसमें डाल दी हैं और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर 10,000 भी नहीं हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद। सभी मिलते हैं सोमवार को अगली क्लास में रात 8 बजे। धन्यवाद।